हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्दीकी स्टडी पॉइंट। और कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। तो आज हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी चैप्टर का पार्ट 2 एंड पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा और फिर इस वीडियो को स्टार्ट करिएगा देखना, देन विल एबल टू कनेक्ट द टॉपिक्स। क्लियर? चलिए, और देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं एक चैप्टर को कम से कम 2 या 3 पार्ट्स में मैं कवर करूंगा। क्लियर? क्योंकि मेरा टारगेट क्या है ना, कि मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं बस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहता हूं। क्लियर? मेरा टारगेट केवल ये नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ ही मैं हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है। कि एक बार हम लोग अगर चैप्टर को पढ़ लें तो दोबारा जो है चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं हो। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग हर एक चैप्टर को आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स में दिए हैं उन सारे चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैंने क्या डिसाइड किया है कि एक जो चैप्टर है आपका उसको कम से कम जो है 2 या 3 पार्ट में डिस्कस करें, ताकि हम क्या करेंगे, जो भी चीजें दी गई हैं, ठीक है, जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उसको हम लोग क्या करें, डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, तो पार्ट 1 में जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, क्लियर, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ब्रीफ में रीकैप कर लेते हैं, सो दैट वी विल एबल टू कनेक्ट द टॉपिक्स जो हम लोगों ने पढ़ा था और जो हम आज पढ़ने वाले हैं, हम क्या करेंगे उसको कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो पार्ट 1 में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी है क्या। एक बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर आर इलेक्टेड बाय पीपल। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि डेमोक्रेसी जो है उसकी एक वाइडर जो मीनिंग है। ठीक है, केवल अगर एक कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं तो उस बिहाफ पे ही आप किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते, उसके कुछ और भी क्राइटेरियाज हैं। इन सब चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने यह भी देखा था कि वो कौन से क्राइटेरिया हैं, किस बिहाफ पे हम ये डिफाइन कर पाएंगे कि विच कंट्री इज अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री, और कौन सी ऐसी कंट्री है दैट कंट्री आर प्रिटेंड टू बी वन, जो क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी होने का दिखावा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था, 2 मेथड डिस्कस किए थे। एक क्या कि जो डिफिनेशन में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उन वर्ड्स को हम क्या करें, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में डिस्कस करके हम क्या कर सकते हैं, इस डिफरेंस का पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमने क्या देखा था, दूसरा तरीका था कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में कुछ फीचर्स भी दिए हैं। क्लियर? और जो भी कंट्रीज इन फीचर्स को फॉलो करेंगी, दैट कंट्री इन अ ट्रू सेंस विल बी द डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो कौन कौन से फीचर्स हैं, तो जहां पे जो 4 फीचर्स आपकी बुक में दिए हैं, इसमें से 3 फीचर्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो मेजर डिसीजंस आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि पहला फीचर हमने क्या देखा था कि दोज रूलर्स, क्लियर, आर इलेक्टेड बाय द पीपल। उन रूलर्स के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो रूलर्स सारे डिसीजंस को लेंगे। क्लियर? लेकिन फिर हमने क्या किया था, पाकिस्तान का भी एग्जांपल लिया था, और जनरल परवेज मुशर्रफ के केस में हमने ये देखा था कि ठीक है, एक मिलिट्री ऑफिसर थे और वो सारी पावर्स को, वो सारे डिसीजंस को ले रहे थे, और दोज हु वर इलेक्टेड बाय द पीपल उनके पास कम पावर थी। तो पाकिस्तान जो था वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था उस समय। जो नेक्स्ट फीचर हमने डिस्कस किया था, नेक्स्ट फीचर क्या था, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी कि एक कंट्री में जो इलेक्शन होने चाहिए वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए। ठीक है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि दोज रूलर हु आर करेंटली इन द पावर, फेयर चांस दैट दे लूज द इलेक्शन। क्लियर? ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। लेकिन इसके साथ साथ हमने क्या किया था कि चाइना और मैक्सिको का एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमने क्या डिस्कस किया था, चाइना में लोगों के पास चॉइस ही नहीं थी। क्लियर?
कि उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं कि आप दूसरे पार्टी को इलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। केवल वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी के जो रूलर्स थे, जो लोग थे, वही इलेक्ट किए जा सकते थे। अगर हम मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको में, ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था, लेकिन मैक्सिको में क्या था, वहां पर जो पार्टी थी PRI, ठीक है, वो क्या करती थी, डर्टी ट्रिक्स का यूज करती थी, जिससे जो लोगों को चॉइस मिली हुई थी वो चॉइस लिमिटेड हो जाती थी, ठीक। देन हमने डिस्कस किया था कि 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। हर कंट्री में एक पर्सन के पास, यानी हर कंट्री में जो है हर एक पर्सन के पास वोटिंग राइट होना चाहिए और उस वोटिंग राइट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी राइट जो है वो कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। और जो वोटिंग राइट जो मिल रहा है, वो वोटिंग राइट जो है वो बिना किसी कास्ट के, रिलीजन के, जेंडर के, ठीक है, बिना किसी क्राइटेरिया के मिलना चाहिए। क्लियर। तो इस केस में भी हमने सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल देखा था कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया में 2015 तक, ठीक है, वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। इसके साथ साथ हमने एस्टोनिया का एग्जाम्पल देखा था और फिजी का एग्जाम्पल देखा था। तो ये जो कंट्रीज थी ये इस फीचर्स को फॉलो नहीं कर रही थी, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अब हम लोग आज क्या कवर करने वाले, जो पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम लोग आज क्या कवर करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, तो जो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का एक टॉपिक जो बचा है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स, उसको कवर करेंगे। देन इसकी जो समरी डेफिनेशन बची है इसको कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के जो भी डीमेरिट्स हैं, जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी और एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इस पॉइंट को बहुत ही डिटेल्ड वे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद एक पार्ट 3 होगा और ये लास्ट वीडियो होगा। इसमें उस वीडियो में ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए, सो क्या है लास्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। देखिए, सबसे पहले समझते हैं क्या है। देखिए, रूल ऑफ लॉ क्या होता है। रूल ऑफ लॉ ये होता है कि कोई भी कंट्री हो, ठीक है, उस कंट्री में जो रूल होना चाहिए वो रूल जो है वो लॉ का होना चाहिए, ना कि किसी पर्सन का हो। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे जो कोई भी हो, ठीक है, कोई भी पर्सन जो है वो लॉ से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये होता है रूल ऑफ लॉ। यानी कि एक कंट्री में चाहे वो पर्सन रिच है, चाहे वो पर्सन पुअर है, यानी ऑल काइंड्स ऑफ द पुअर आर इक्वल सब्जेक्टिव टू द लॉ। यानी कि वो सब जो है वो लॉ के सामने इक्वल है, ठीक। ये हो गया पहला। सेकंड है रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, यानी जो भी राइट्स, ठीक है, लोगों को दिए गए हैं, तो जो भी वहां का रूलर है उस राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी राइट्स लोगों को दिए गए हैं उसको वो क्या करे, सिक्योर करे। क्लियर। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल जिम्बाब्वे का और देखते हैं कि इस केस में हुआ क्या था। चलिए, सबसे पहले जिम्बाब्वे की बात करें तो अगर आप लोग फैन हैं क्रिकेट के तो आप लोगों को पता होगा जिम्बाब्वे एक क्रिकेट की टीम है। लेकिन इस वीडियो में हम क्रिकेट मैच के बारे में बात नहीं करने वाले, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये स्टोरी है जिम्बाब्वे की। चलिए देखते हैं क्या हुआ था। तो जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटीज इन 1980। तो भाई हुआ क्या था कि जिम्बाब्वे को 1980 में वाइट माइनॉरिटीज से जो है आज़ादी मिल गई थी, ठीक। अब वहां पे एक पार्टी थी जानू पीएफ दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। तो वहां पे एक पार्टी थी जानू पीएफ जिसने क्या किया था, फ्रीडम स्ट्रगल किया था। जैसे इंडिया में जब फ्रीडम स्ट्रगल था तो कांग्रेस वन ऑफ द मोस्ट, जो आप कह सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट पार्टी थी ना, उसी तरीके से जिम्बाब्वे में जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो थी जानू पीएफ, ठीक है। और उसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे टू रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है।
तो इंडिपेंडेंस के बाद से तो जो रॉबर्ट मुगाबे थे वो क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। ठीक, अब आपको कहोगे सर इसमें क्या दिक्कत है भाई, सीधी सी बात है क्या है, क्योंकि ये पार्टी जो थी वो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, रॉबर्ट मुगाबे जो थे वो बहुत एक इंपॉर्टेंट जो है लीडर थे, तो वो तो रूल करेंगे ही ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। फिर इलेक्शंस वेर हेल्ड एंड ऑलवेज वन बाय जानो पीएफ। ठीक है, तो अभी तो उसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। इसका कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि भाई फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, उसमें जो जानो पीएफ थी वो इम्पॉर्टेंट एक पार्टी थी, उसका जो लीडर था क्या नाम था, रॉबर्ट मुगाबे, वो एक इम्पॉर्टेंट लीडर था। तो भाई वो तो पॉपुलर थे ना, क्योंकि भाई फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया है उन्होंने, तो वो तो रूल करेंगे ना, क्यों उसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत है। तो क्या प्रॉब्लम रही है, ठीक है, आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शंस। तो नो मैटर दैट प्रेसिडेंट मुगाबे पॉपुलर थे, लेकिन वो अनफेयर प्रैक्टिसेस किया करते थे इलेक्शंस में। ठीक है, किस तरीके की अनफेयर प्रैक्टिसेस करते थे? Government changed constitution several times to increase the power of president and make him less accountable. ठीक है, तो हुआ क्या कि उनकी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार चेंज किया ताकि जो प्रेसिडेंट हो वो लेस अकाउंटेबल हो, ठीक है, लेस आंसरेबल हो। अभी नॉर्मल डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो वहां का जो रूलर होता है, रूलर को क्या करना होता है कि जो पीपल होते हैं उनको आंसर देना होता है। यानी कि अगर कोई भी एक्शन लिया जाता है, ठीक है, तो उस एक्शन के लिए जो वहां का रूलर होगा, उस रूलर को जो वहां के पीपल होंगे उनको आंसर देना होगा। तो इस तरीके से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो आंसरेबल होती है। इसीलिए वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी बार चेंज किया। क्यों चेंज किया? कि जो पावर है प्रेसिडेंट की उसको इंक्रीज कर दे और वो लेस अकाउंटेबल होगा लोगों के। ठीक, अपोजिशन पार्टीज हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टर्ब। और क्या होता था, जो वहां पे जो अपोजिशन पार्टीज थी उनको जो है परेशान किया जाता था और उनकी जो मीटिंग्स होती थी उनको डिस्टर्ब किया जाता था। ठीक है, पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट वेर डिक्लेयर्ड इलीगल। भाई आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट नहीं कर सकते किसी भी तरीके का, इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। देखिए, टेलीविजन एंड रेडियो वेर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। तो होता क्या था कि जो टेलीविजन थे, रेडियो थे, उसको पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। यानी कि जो मीडिया था, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर होता है डेमोक्रेसी का, उसको पूरी तरीके से जानो पीएफ की जो पार्टी थी, ठीक है, उसने कंट्रोल कर लिया था और वो केवल और केवल रूलिंग पार्टी का वर्जन दिखाते थे। मतलब दिन भर जो है वो रूलिंग पार्टी के बारे में ही वो चीजों को दिखाया करते थे। तो आप ये देख सकते हो ये सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस जो जानो पीएफ जो पार्टी थी उसने की थी। ठीक है, आगे देखिए, द गवर्नमेंट इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज जजेस। कभी कभी तो वो क्या होते थे कि जो कोर्ट जो ऑर्डर देता था गवर्नमेंट को, उसको भी वो इग्नोर कर देते थे और जो जजेस होते थे कोर्ट के, उसको वो प्रेशराइज करते थे कि वो गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दें। ठीक है, ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ द ऑफिस इन 2017। हालांकि यहाँ पे क्या हुआ कि दूसरी पार्टी ने किसी तरीके से वहां पे क्या किया था, ओवर रूल कर लिया और 2017 में जो जानो पीएफ की पार्टी थी वो हट गई थी। ठीक है, कोई और पार्टी जो है वो पावर में आ गई थी। ठीक है, चलिए, सो ये इस स्टोरी को समझने के बाद, ठीक है, आइए अब हम एनालाइज करते हैं इस स्टोरी को और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस स्टोरी से हमको क्या समझ में आया है। देखिए, एनालाइज करते हैं। सो एनालाइज करने पे क्या पता चलता है कि पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक एंड पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। सिंपल सी बात है। देखिए, ये बात सही है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई लीडर जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा है तो वो हमेशा ही वैसे ही रहेगा। ठीक है, पॉपुलर गवर्नमेंट जो है ना वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है और जो पॉपुलर लीडर्स है वो भी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो कि क्रूअल हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है पॉसिबल है। इसका रीजन मैं बताता हूं। देखिए, तो अक्सर देखिए ये कहा जाता है कि पावर टेंड्स टू करप्ट। ठीक है,
कि होता क्या है कि जब भी एक पर्सन जो है वो पावर को होल्ड करता है, ठीक है, तो वो करप्ट हो जाता है। क्यों? कि फिर वो क्या करेगा, उसके पास ये ग्रीड आएगी कि वो पावर को लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर कर रखे। तो इसलिए वो कभी कभी क्या करता है, अनडेमोक्रेटिक जो वे होता है उसको वो यूज करने लगता है। ठीक है, तो सेम चीजें यहां पर भी मेंशन है कि पॉपुलर जो गवर्नमेंट है वो अनडेमोक्रेटिक हो सकती है, पॉपुलर जो लीडर है वो ऑटोक्रेटिक हो सकता है। रीजन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। आगे देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन। बहुत अच्छी बात कही कि देखिए ये तो जरूरी है कि हमको इलेक्शन देखना है, ठीक है। इलेक्शन आप कह सकते हो कि हमको एक वोटिंग राइट मिला है, उस वोटिंग राइट से आप अपने रूलर को क्या करोगे, इलेक्ट करोगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि लुक बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन, कि आप ये भी देखो कि इलेक्शन से पहले वो पर्सन कैसा रहा है, उसकी हिस्ट्री कैसी रही। ऐसा नहीं कि उस पर्सन ने बस आकर स्पीच दे दिया और आपने क्या किया, भाई बहुत अच्छी स्पीच दी है, आपने वोट दे दिया उसको, ठीक है। आफ्टर इलेक्शन ये भी देखो क्या वोट मिलने के बाद, क्या पावर में आने के बाद वो पर्सन जो है अनडेमोक्रेटिक तो नहीं हो जा रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो नेक्स्ट इलेक्शन में, ठीक है, जब आप वोट देने जाओ तो उसको देखो। तो कहने का मतलब ये भी जरूरी है यहाँ पे। तो ये इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक इलेक्शन बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन। क्लियर? सो यहाँ पे क्या इसका फीचर्स क्या रहा बेसिक, इसको देखिए क्या है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। यानी कहता है, यानी एक कंट्री में क्या होना चाहिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेट होने चाहिए और कुछ राइट्स होने चाहिए, ठीक है। और ये दोनों चीजें क्या करें, वहां की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको क्या करे, लिमिट करे। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर मान लीजिए कि वहां कहीं पर भी रूलर इलेक्ट हो गए तो उसके बाद उसका जो मन वो कर रहे हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जिम्बाब्वे के केस में यहाँ पर यही तो हुआ कि रॉबर्ट मुगाबे ने जो मन में आया उसने वो किया, जितनी बार उसने मन चाहा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कि जो जजेस थे उनको भी प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक कुछ लॉ का होना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये मैंडेटरी हो कि वहाँ का जो रूलर है वो इन सब चीज़ों को फॉलो करेगा एंड दैट कैन ओनली लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? तो इस तरीके से हमने ये चारों फीचर्स थे, इन चारों फीचर्स को डिस्कस किया। 3 फीचर्स एक पार्ट 1 में डिस्कस किया था और ये जो लास्ट फीचर था उसको इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी समरी डेफिनेशन। देखिए ये क्या है कि जो भी चीज़ें अब तक हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कि अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि डेमोक्रेसी को डिस्कस किया कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स को डिस्कस किए, ठीक है। तो उसका एक समरी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस बन जाते हैं, वैसे तो क्वेश्चन बनेंगे ही आपसे कि व्हाट आर द 4 फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, हो सकता है सेपरेटली भी आपसे पूछ ले। तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड राइट द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये पूछता है तो आप इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल रिवाइज करने के लिए परफेक्ट आपके बुक में दिया हुआ है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए अब तक हमने जो पढ़ा है कि अ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाई पीपल। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया है कि डेमोक्रेसी आप किसको बोलोगे, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे जो रूलर्स हैं वो लोगों द्वारा इलेक्ट होते हैं। क्लियर? ये बेसिक है, इसका बहुत ही डिटेल्ड वे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। फिर इसके फीचर्स क्या है। पहला फीचर्स कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल टेक मेजर डिसीजंस। यानी कि जो भी रूलर्स लोगों के द्वारा इलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनके पास पावर होनी चाहिए कि वो मेजर डिसीजंस को लेंगे, ठीक है। पाकिस्तान का केस में देखिए क्या हुआ था, उल्टा केस हुआ था पाकिस्तान का। उसके बाद नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स। देखिए तो क्या कहता है इसमें कि जो इलेक्शंस हैं, ठीक है, उस इलेक्शन में जो इलेक्शन है उसमें एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लोगों को, ताकि वो क्या कर सके कि चेंज कर सके करंट रूलर्स को। जो रूलर्स जो करंट पावर में हैं, ठीक है, तो लोगों के पास एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अगर
वो जो रूलर है वो लोगों की नीड को पूरा नहीं कर रहा, ठीक है, तो लोग उसको चेंज कर सके। यानी सिंपल कंक्लूजन यहाँ पर ये कर सकते हो कि दोज हु आर करेंटली इन द पावर, उनके पास भी ये डर हो कि वो इलेक्शन हारेंगे, ठीक है, और जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं उनके पास भी ये चांस हो कि वो पावर में आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू ऑल द पीपल और इक्वल बेसिस, यानी कि जो भी आप वोटिंग राइट दे रहे हो, ठीक है, इस वोटिंग राइट को इक्वल बेसिस पे देना है, ठीक, बिना किसी कास्ट के, बिना किसी रिलीजन के, यानी बिना किसी भी क्राइटेरिया के ये वोटिंग राइट मिलना चाहिए। और इस वोटिंग राइट की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, यानी कि अगर एक रिच पर्सन भी वोट दे रहा है उसकी वैल्यू सेम हो, एक पुअर पर्सन भी अगर वोट दे रहा है तो उसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। क्लियर, आगे चलिए। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लेड टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट, जो मैंने डिस्कस किया अभी आपके साथ पिछले थोड़ा पहले, कि इस वोटिंग राइट से जो भी गवर्नमेंट आती है पावर में, ठीक है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए और कुछ सिटीजन के राइट भी होनी चाहिए, और ये मैंडेटरी होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को फॉलो करेगी, जिससे उस गवर्नमेंट पे कुछ लिमिटेशंस लगाई जा सके। अगर कोई भी लिमिटेशन नहीं होगी तो हो सकता है कि वो गवर्नमेंट अनडेमोक्रेटिक हो जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके जो उस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनको डिस्टर्ब करना शुरू कर देगी। क्लियर, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन जस्ट मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है, द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। क्लियर, ये हम लोगों ने क्या देख लिया, समरी डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया। क्लियर, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखने वाले हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर, कि देखिए भाई सिंपल सी बात है कि हर चीज़ों में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, ठीक है, कि नथिंग इज परफेक्ट। तो उसी तरीके से डेमोक्रेसी जो है, ठीक है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, ठीक। तो उन सारी डिसएडवांटेज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं वन बाय वन व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए पहला क्या है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लेट्स टू इंस्टेबिलिटी। देखिए भाई होता क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नॉर्मली क्या होता है कि हर 5 इयर्स के बाद जो होते हैं वो इलेक्शन होते हैं। तो कोई भी अगर रूलर है या प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, तो वो हार्डली क्या करेगा, वो 5 साल के लिए वो इलेक्ट होगा। अब उसके मन में ये बात आएगी कि छोड़ लो भाई, पहले हम क्या करते हैं कि 5 साल का जो चीज़ है उसको ध्यान में रखो, किस तरीके से हमको क्या करना है इस 5 साल में, ठीक है, खुद को आप कह सकते हो कि पावरफुल बनाना है, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो है दिमाग में आती हैं। और इसका एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि हम जो कोई अगर लॉन्ग टर्म गोल होता है, ठीक है, उसको हम अचीव नहीं कर पाते। कि मान लीजिए हुआ क्या कि हम 2023 में हैं और हमने ये सेट किया कि 2040 तक, ठीक है, जो पॉवर्टी है हमारे कंट्री से वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब क्या होगा कि आपको पता है कि 2023 से, ठीक है, हर 5 इयर्स के बाद जो है इलेक्शन होंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बार गवर्नमेंट चेंज होगी ना यहाँ पे। तो अब मान लीजिए हुआ क्या कि अगर यहाँ पे जो ये गवर्नमेंट है अभी करंट में, ठीक है, अब वो यहाँ पे क्या होती है, हार जाती है। तो जो ये इस गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया था ये उसको तो कंटिन्यू नहीं करेंगे, ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अलग बनाएंगे। फिर यहाँ पे भी ऐसा होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा गोल होता है उसको हम अचीव नहीं कर पाते। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, आगे चलते हैं कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप ऑफ मॉरलिटी। मॉरलिटी का मीन्स दैट वर्ड जो प्रिंसिपल्स, जो हमारे वैल्यूज होते हैं। तो भाई डेमोक्रेसी में होता क्या है कि बहुत कंपटीशन होते हैं, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है, 2 पार्टी सिस्टम है, कंपटीशन होता है। वो जो अपना कंपटीटर है, ठीक है, उसको वो डिफीट करने के लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। बात समझ में आया? तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, इतना पॉलिटिकल कंपटीशन होता है कि वहां पे मॉरलिटी का कोई स्कोप नहीं बचता।
आगे चलिए। होता क्या है कि so many people have to be consult in democracy, it leads to the delay। भाई सीधी सी बात है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो उसमें इतने लोगों से कंसल्ट करना होता है, ठीक है, कि किसी भी डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेना है तो ये फाइल वो फाइल यहाँ जाएगी, इस मिनिस्ट्री के पास जाएगी, उस मिनिस्ट्री के पास जाएगी, तो उससे जो डिसीजन लेना होता है, ठीक है, उस डिसीजन में डिले आ जाता है। क्लियर हुआ? आगे चलिए। इलेक्टेड लीडर्स डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लेट्स टू द बैड डिसीजन। देखिए सिंपल सी बात है कि मैंने क्या बताया कि जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, वो यहाँ पे बोल रहा है कि वो ये नहीं जानते कि लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट क्या है। भाई वो जानेंगे भी कैसे, ठीक है। जब इलेक्शन आता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कंपेनिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, उसके बाद कंपेनिंग में स्पीच देने लगे, ठीक है, और हम बहुत खुश होकर उनको क्या कर देते हैं, इलेक्ट कर देते हैं। तो वो हमारे बेस्ट इंटरेस्ट को वो कैसे जान पाएंगे, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है हमारी वो उसको कैसे समझ पाएंगे, ठीक है। इसीलिए होता क्या है कि वो कभी कभी वो बैड डिसीजंस भी ले लेते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी लेट्स टू करप्शन फॉर इट्स इलेक्टोरल कंपटीशन। कि सीधी सी बात है, इतना ज्यादा कंपटीशन होता है कि उससे करप्शन होता है, ठीक है। तो भाई एक पार्टी है पावर में, ठीक है, अब वो पार्टी क्या करेगी, वो सबसे पहले सोचेगी चलो भाई अगले इलेक्शन के लिए क्या करते हैं ना, हम फंड इकट्ठा कर लेते हैं। उससे क्या होता है, करप्शन आ जाता है, ठीक है। कोई मान लीजिए बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अब वो क्या करेगा, किसी पार्टी को क्या करेगा, कुछ फंड दे देगा कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये लीजिए कुछ पैसा ले लीजिए, ये 500 करोड़ रुपए रख लीजिए, आपको काम आएगा। तो ये सब क्या है, दिस ऑल आर द वेज ऑफ द करप्शन जो कि डेमोक्रेसी में देखे जाते हैं ड्यू टू द इलेक्टोरल कंपटीशन, ठीक है। लास्ट बात करें, सो ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। अब देखिए कि सीधी सी बात है भाई, ये तो बहुत जरूरी है कि वोटिंग राइट मिलना चाहिए, ठीक है, सबको विदाउट एनी क्राइटेरिया, और वोटिंग राइट मिला भी है, लेकिन क्या हम उस वोटिंग राइट का सही से इस्तेमाल कर रहे हैं? आज भी जब भी इलेक्शन होते हैं तो वो इलेक्शन कास्ट के बिहाफ पे, ठीक है, रिलीजन के बिहाफ पे देते हैं। एक पर्सन ने, एक लीडर ने आके क्या किया कि ये स्पीच दे दी कि भाई हमारा जो कास्ट है वो खतरे में है, हमको क्या करो वोट दे दो। हमारे एक कास्ट के सारे भाइयों ने क्या किया, उनको वोट दे दिया। एक पर्सन ने वोट की भाई हमारा रिलीजन खतरे में है, हमको वोट दे दो, उन्होंने क्या किया, वोट दे दिया। तो ऑर्डिनरी जो लोग हैं उनको वो वोट की जो वैल्यू है वो वैल्यू पता ही नहीं है ना। वो क्या करते हैं, किसी ने बहुत अच्छी स्पीच दे दी, लो भाई वोट दे दिया, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि कंट्री इज नॉट एबल टू डेवलप, तो कंट्री स्टिल जो है वो डेवलपिंग कंट्री में ही रह जाती है, ठीक है। तो दीज ऑल आर दी डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इतने जो डीमेरिट्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया, तो फिर क्यों हम डेमोक्रेसी करते रहते हैं? जब इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं डेमोक्रेसी में, तो क्यों हम दूसरे ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करते? भाई दूसरे भी ऑप्शन है, डिक्टेटरशिप है, ठीक है, मोनार्की है, उनको भी ऑप्ट कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम जो मेरिट्स डिस्कस करने वाले हैं, जो एडवांटेज डिस्कस करने वाले हैं, जब आप उस एडवांटेज को समझ लोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इन स्पाइट ऑफ दीज ऑल डिमेरिट्स, डेमोक्रेसी इज स्टिल अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैन दी अदर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या। तो देखिए, डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन। तो भाई डेमोक्रेसी कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है, ठीक है, कि आपको कोई प्रॉब्लम है, अच्छा लो डेमोक्रेसी आ गई और आपकी सारी समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो आपको क्या करती है, एक स्पेस देता है कि यू कैन टेक द डिसीजंस, ठीक है, फ्रीली। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप डिसीजन जो है वो करेक्ट लेते हो या इनकरेक्ट लेते हो, एंड दैट विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। डेमोक्रेसी may not be the ideal form of the government, but that is not a real question in we face in real life। तो बिल्कुल वो बोलता है कि ठीक है, जितने हम लोगों ने फीचर डिस्कस किए
उस बिहाफ पे आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी जो वो है वो एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। क्यों भाई, क्यों होगी? इतने ज़्यादा डीमेरिट्स को डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी ठीक है, क्वेश्चन जो है वो कुछ और है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन फॉर अस टू चूज फ्रॉम? क्या इतने ज्यादा डीमेरिट्स के बाद भी डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द अदर्स? तो आंसर इज बिग यस। सो क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर कैसे, ठीक है, कैसे अभी भी हम क्यों चूज करें डेमोक्रेसी को जब इतनी ज्यादा डीमेरिट्स हैं? ठीक है, चलिए तो फिर डिस्कस करते हैं हम मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी और आपको मिलेगा इसका आंसर। क्लियर? लेट्स स्टार्ट द मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग एक ब्रीफ में देख लेते हैं, फिर इन सब मेरिट्स को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। ठीक है, तो पहले शॉर्ट में एक ब्रीफ में देख लेते हैं। चलिए देखिए पहला, सो डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच इट रिस्पॉन्ड टू द नीड ऑफ द पीपल। देखिए डेमोक्रेसी क्या होता है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पे जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इट विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल, कि यहाँ पे जो भी लोगों को जरूरत होगी, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगी। बिना लोगों के नीड के कोई भी डिसीजन यहाँ नहीं लिया जा सकता। ठीक है, कैसे अभी हम आगे देखेंगे। आगे चलिए, डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए ये सच है कि डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, डिस्कशंस होते हैं। डिस्कशन से क्या होता है, डिसीजंस में डिले होता है, लेकिन उस डिस्कशन से क्या होता है कि जो क्वालिटी होती है वो इंप्रूव होती है। कैसे, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? आगे चलिए, डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट्स। एक मेथड मिल जाता है जिससे वहां पे अगर कोई भी डिफरेंस होते हैं, डिफरेंस ऑफ द ओपिनियंस या कोई भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। क्लियर? देन डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी मेंटेन करती है डेमोक्रेसी। एंड डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ टू करेक्ट ओन मिस्टेक। कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, आप अपनी मिस्टेक्स को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, सो दीज ऑल आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसीज एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, दीज ऑल आर द मेरिट ऑफ डेमोक्रेसीज वन बाय वन एंड विद एन एग्जाम्पल। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। और उस फैमाइन में लगभग 3 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी। क्लियर? क्लियर? चलिए, अब उस समय इंडिया की सिचुएशन क्या थी देखिए। सो इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना, येट इंडिया डिड नॉट हैव फेमाइन ऑफ चाइना हैड। तो बोलता है कि इंडिया की भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी उस समय, इंडिया में भी इकोनॉमिक क्राइसिस थे, लेकिन अब तक इंडिया ने कभी भी ऐसा फेमाइन जो है फेस नहीं किया। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों को समझना होगा कि क्या है डिफरेंस। ठीक है, कि सिचुएशन सेम थी, चाइना में फेमाइन आया, वहां पे 3 करोड़ लोगों की डेथ हो गई। इंडिया में भी ऐसी सिचुएशन थी, इकोनॉमिक क्राइसिस था, लेकिन ऐसा फेमाइन नहीं आया। तो आंसर क्वेश्चन आता है व्हाई। ठीक है, तो आंसर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी रिस्पॉन्ड टू द फूड सिक्योरिटी इन द वे दैट चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। तो क्या है इसका आंसर, क्योंकि इंडिया में उस समय थी डेमोक्रेसी। क्लियर? और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी में होता क्या कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल। तो जब इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस थे तो उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग क्या किए, डिसीजंस लिए और हमें वैसे ही फेमाइन फेस नहीं करना पड़ा। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। क्या नहीं होता है, आइए देखते हैं। देखिए कंक्लूजन क्या है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट रिस्पॉन्ड टू द नीड ऑफ द पीपल। तो जैसा कि मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी में जो भी गवर्नमेंट होगी इट विल रिस्पॉन्ड द नीड ऑफ द पीपल। जो भी लोगों की नीड है, जो भी लोगों की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करती है। नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा नहीं होता। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दे मे एंड कैन रिस्पॉन्ड बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द रूलर। ठीक है, तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी हो सकता है कि वो रिस्पॉन्ड करे, लेकिन उसमें पीपल का कोई रूल नहीं होगा, पीपल का कोई रोल नहीं होगा।
ये डिपेंड करेगा वहां के रूलर पे कि वो रूलर नीड के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है या नहीं, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी में रूलर की मर्जी नहीं चलती, ठीक है, कि आपका मन है आपका मन नहीं, यहाँ पे आपके विशेस नहीं चलेंगे, ठीक है। यू हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल। नहीं तो जब 5 साल के बाद आप वोट के लिए जाओगे तो वो फिर आपकी नीड नहीं सुनेंगे वो, ठीक है। वो क्या करेंगे, आपको हटा दें, क्योंकि 5 साल के बाद अगेन द पावर विल इन द हैंड ऑफ द पीपल, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर कह भी रहा है कि डेमोक्रेसी रिक्वायर द रूलर्स हैव टू अटेंड द नीड ऑफ द पीपल। क्लियर। चलिए, तो पहला क्या है मेरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। की डेमोक्रेसी एक बेटर ऑप्शन क्यों है, क्योंकि इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज अ आंसरेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है उसको लोगों को आंसर देना होता है कि इफ एनी सिचुएशन अकर इन अ कंट्री, तो क्यों हुई वो सिचुएशन, गवर्नमेंट हैव टू आंसर। क्लियर। नेक्स्ट मेरिट क्या है, देखिए, तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, ठीक है। So when a number of people put their heads together, they are able to point out the possible mistakes in any decision। तो जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी में किसी भी डिसीजंस को लेने से पहले खूब सारे कंसल्टेशन होते हैं, डिस्कशन होते हैं, और जब इतने सारे लोग मिलकर क्या करेंगे, किसी एक चीज पे डिसीजन लेंगे, तो वो ये चांसेस है कि वो हर एक मिस्टेक जो उसमें आ सकती है उसको वो कंप्लीटली क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। और जब ऐसा होगा तो इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ द इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। तो जब ऐसा होगा तो वहां पे जो गलत डिसीजन लेने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर हुआ। सो डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो सिंपल सी बात है, ये सच है कि डेमोक्रेसी में जो डिस्कशन होते हैं उससे डिले होता है, लेकिन इस डिस्कशन से जो वहां की जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है वो क्या होती है, इट इंप्रूव्स। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भाई देखिए, अब डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी हो सकती है। जैसे कि हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इज द मोस्ट डाइवर्स कंट्री। अब डाइवर्सिटी है तो वहां पे डिफरेंट ओपिनियंस भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई एक अलग तरीके के कास्ट के पीपल है तो उनके एक अलग ओपिनियंस हैं, उनके एक कुछ अलग इंटरेस्ट हैं। दूसरे तरह के कास्ट के पीपल है तो उनके कुछ अलग ओपिनियंस हैं, उसके कुछ अलग इंटरेस्ट हैं। तो अगर अलग अलग ओपिनियंस हैं, अलग अलग इंटरेस्ट है, तो ये भी तो चांस हो सकता है कि इट लेट्स टू कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या करता है कि कैसे इसको सॉल्व करता है, हाउ डू डेमोक्रेसी रिजॉल्व दिस कन्फ्लिक्ट। क्लियर। चलिए तो इसको देखते हैं। तो इसके देखिए 2 तरीके हैं, ठीक है। जो एक तरीका जो नॉर्मली हो सकता है एंड जो दूसरा है वो डेमोक्रेसी में क्या दिया हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, तो पहला क्या तरीका है भाई, कि whichever group is more powerful will dictate its term and other will have to accept it। clear। and that leads to resentment and unhappiness। तो भाई होगा क्या कि मान लीजिए, एक तरीका तो ये है कि एक ग्रुप है वो बहुत पावरफुल है और दूसरा जो ग्रुप है वो थोड़ा सा क्या है, वीक है। तो ये अपने विल को क्या करे, इन पे इम्पोज करे कि भाई आपको क्या करना है, यहां पर रहना है तो आपको हमारी विल को क्या करना होगा, मानना होगा। तो कुछ समय के लिए ऐसा हो तो सकता है कि ये एक्सेप्ट करेगा, लेकिन मुझे क्या है, आप एक बात बताइए, क्या ये हमारी जो ये जो है कंट्री में, ठीक है, पीस लेके आएगा, हार्मोनी लेके आएगा, हैप्पीनेस लेके आएगा? द आंसर इज नो। मोर चांस ये है कि कुछ समय के बाद जो ये वीकर ग्रुप है इट विल बाउंस बैक एंड इट विल लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर। तो इसीलिए डेमोक्रेसी क्या करता है, एक यहां पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या है सॉल्यूशन, आइए देखते हैं। देखिए, इन डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट विनर एंड नो वन इज परमानेंट लूजर। यानी कि डेमोक्रेसी में, ठीक है,
कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता और कोई भी लूजर नहीं होता। कैसे, देखिए समझिए कि मान लीजिए कि एक ग्रुप ए है, ठीक है, और एक ग्रुप बी है। ये जो है अलग कुछ रिलीजन से बिलोंग करते हैं एंड जो ग्रुप बी है वो कुछ और रिलीजन से बिलोंग करता है। ड्यू टू सम रीजन दे हैव कन्फ्लिक्ट, ठीक है। सो अब गवर्नमेंट जब इंटरफेयर करेगी, ठीक है, सीधी सी बात है, तो गवर्नमेंट का मोटिव ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट किसी एक का यहाँ पे साइड लेकर इसकी विल को इस पे इम्पोज करे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट टेकिंग द साइड ऑफ एनीवन। गवर्नमेंट उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी बिना किसी का साइड लिए हुए। सो इन दिस वे इन डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट विनर एंड नो वन इज परमानेंट लूजर। तो इससे फिर क्या होता है कि डिफरेंट ग्रुप्स कैन लीव विथ अनदर पीसफुली, कि जब गवर्नमेंट किसी का फेवर नहीं करती, ठीक है, तो उन सबको रूल्स एंड रेगुलेशन मानने होंगे और वो सभी लोग इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटीज वो सब मिलजुल कर एक साथ रह पाते हैं, पीसफुली रह पाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे क्या बोलता है। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग द बेटर डिसीजंस अकाउंटेबल गवर्नमेंट इट इज स्टिल द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए कहता है कि मान लीजिए कि अगर मैं ये भी बोलता है कि डेमोक्रेसी में अगर बेटर डिसीजन नहीं लिए जाते, डेमोक्रेसी अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, फिर भी इट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देन द अदर्स। कि मान लीजिए डेमोक्रेसी में डिसीजन सही नहीं लिए जा रहे हैं, ठीक है, वहां की गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल नहीं है, फिर भी जो डेमोक्रेसी होगी वो दूसरी गवर्नमेंट से बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होगी। क्यों भाई? चलिए देखिए यहाँ पे कहता है बिकॉज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल पॉलिटी सॉरी because democracy is based on the principle of the political equality on recognizing that poorest or the least educated has the same status and the rich educated। देखिए क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, ठीक है, ऑल द पीपल आर इक्वल, यानी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी रिच नहीं है और कोई भी पुअर नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही? यानी कि जो स्टेटस एक रिच पर्सन का है सेम स्टेटस जो है वो एक पुअर पर्सन का है। इसको वोटिंग राइट समझिए कि जब वोटिंग राइट हमको दिया गया तो वोटिंग राइट हमारे स्टैंडर्ड को देख के नहीं दिया गया है, ठीक है। इफ एनी पर्सन इज रिच, इफ एनी पर्सन इज पुअर, ऑल द पर्सन विल एंजॉय द वोटिंग राइट। सो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है, जिससे कि कोई अगर पर्सन रिच है, कोई अगर पर्सन पुअर है, कोई अगर पर्सन ज्यादा एजुकेटेड है, कोई अगर पर्सन कम एजुकेटेड है, इट डजंट मैटर, ऑल द पीपल आर इक्वल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेसी। क्लियर हुआ? दिस इज द रीजन दैट एंड पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ द रूलर, यानी कि पीपल जो है वो रूलर के सब्जेक्ट नहीं होते, वो उनके सबऑर्डिनेट नहीं होते, बट रूलर जो होते हैं उनको क्या करना होता है, हैव टू रूल अकॉर्डिंग टू द need of the people. So in this way what happened? Democracy enhance the dignity of the citizen. Clear students? समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। Now the last merit of democracy. भाई देखिए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मिस्टेक्स नहीं हो सकती, ठीक है, गलतियां होती हैं, तो डेमोक्रेसी में भी गलती होगी, ठीक, लेकिन बट इन द स्पेस फॉर अ पब्लिक डिसीजन इन दिस एंड देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन। लेकिन होता क्या है कि डेमोक्रेसी में आपको एक स्पेस मिल जाता है कि आप उस मिस्टेक का पब्लिक डिस्कशन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मीडिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, एक अच्छी अपोजिशन पार्टी मिल जाती है, जो क्या करते हैं जी, वेट कर रहे होते हैं ना जी कि गवर्नमेंट जो है वो मिस्टेक्स को कब करेगी, और वो उसको इस तरीके से इश्यू बना देते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो फिर किसी एक्शन को लेने से पहले 100 बार सोचती है कि भाई देख लो कोई गलती नहीं हो जाए, नहीं तो ये जो मीडिया है हमको छोड़ेगी नहीं, जो अपोजिशन पार्टी की हमको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जो मिस्टेक्स के चांसेस है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। एंड द रूम फॉर करेक्शन, यानी कि आपसे अगर गलती हो भी गई तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। क्या कि मान लीजिए जैसे कि अगर कोई रूलर है, ठीक है, उससे अगर कोई गलती हो गई तो वो क्या करेगा, वो दोबारा उस मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है, सही कर लेगा। मान लीजिए अगर लोगों से गलती हो गई, ठीक है,
कि उन्होंने एक ऐसा रूलर इलेक्ट कर लिया कि वो जो रूलर है वो लोगों की नीड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो फिर लोगों के पास भी ये चांस होता है कि वो 5 इयर्स के बाद अपनी मिस्टेक्स को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। किस तरीके से? उस रूलर को पावर से हटा के। सो डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज टू करेक्ट ओन मिस्टेक्स। क्लियर? सॉरी, देखिए, तो either the people have to change the decision or the rulers can be changed। तो डेमोक्रेसी में अगर कोई एक्शन लिया गया वो गलत है तो या तो रूलर भाई क्या करे, उसको डिसीजंस को चेंज कर दे, क्योंकि यहाँ पर भी इसका तरीका दिया हुआ है, और या तो फिर रूलर को ही बदल दिया जाएगा। 5 साल के बाद जब इलेक्शन होंगे तो रूलर को ही चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, दोनों को मौका मिलता है। ठीक है, अपनी गलतियों को इम्प्रूव करने का, रूलर को भी और लोगों को भी। ठीक, so democracy is better than other form of government because it allows to correct own mistakes। clear? तो डेमोक्रेसी एक इसलिए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है, आप अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकते हो। रूलर भी अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकता है, अगर उसने कुछ गलत डिसीजन ले लिए तो वो अपनी गलती को इम्प्रूव कर सकता है। एंड पीपल ऑल्सो कैन इम्प्रूव, ठीक है, देयर मिस्टेक। अगर उन्होंने कुछ गलत रूलर को इलेक्ट कर लिया तो वो अगले इलेक्शन में क्या कर सकते हैं, उस रूलर को चेंज करके अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, सो डियर माय स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट 2 ऑफ आवर चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस कर क्या क्या डिस्कस कर लिया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया द लास्ट फीचर, रूल ऑफ लॉ एंड द रिस्पेक्ट फॉर राइट्स को डिस्कस किया। ठीक है, इसमें हम लोगों ने जिम्बाब्वे का केस देखा। देन हमने समरी डेफिनेशन देखी, जो भी हम लोगों ने अब तक पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी को डिस्कस किया। ठीक है, और उसके बाद हमने मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी को डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अब बहुत ही स्मॉल पोर्शन बचा हुआ है चैप्टर का, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? So I hope that students ki you just like the video. I have tried my best to explain you in a better way as much I can. So अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगी है, कोई भी इश्यूज लगे हैं, तो आप प्लीज अपने सजेशन को सजेस्ट करिए इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर? और अगर सब कुछ सही है, वीडियो अच्छी लगी है, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड चैनल येट, डू सब्सक्राइब माई चैनल। क्लियर? थैंक यू।